हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी बहुत ही अच्छी और रोमांचक है। कहानी को पूरा सुना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है मनोज बोलकर मेरे ससुराल वालों ने मुझसे घर से निकाल दिया। तो इसमें पूरी कहानी क्या वही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी रिया अपने पूरे होशो हवास में नहीं थी। अपने सामने डॉक्टर को देखा और धीमी आवाज में बोली, समीर। फिर बेहोश होगी। डॉक्टर समीर अचानक क्यों रिया को इतने सालों के बाद ऐसे हालात में देखकर हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। डॉक्टर समीर। रिया की यह हालत देखकर उसका कलेजा फटता जा रहा था। उसके जख्म, दर्द, तकलीफ उससे देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि वो भागकर अपने कैबिन में आया और रिया के जख्म बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। पहली बार किसी के जख्मों पर इतनी तकलीफ हुई। ये जख्म सीधे दिल को तकलीफ पहुंचा रहे थे। वैसे तो बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन कर चुका था, कई गंभीर एक्सीडेंट के हाथ पांव जो खो चुके लोगों को सफलतापूर्वक इलाज कर चुका था, पर आज जब अचानक से रिया को ऐसे हालत में देखा तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे दर्द सा उतर आया हो। उसकी इस हालत पर वो अपने अंदर एक जो टीस महसूस कर रहा था। अपनी टेबल पर सिर झुकाए एक अजीब सी कस्मी में गुजर रहा था। उसकी आंखें आंसू से भर गई थी। आंसू की कई बूंदें एक के बाद एक टेबल पर गिरती जा रही थी। खुद को संभाला और फिर एक नंबर डायल किया। नंबर डॉक्टर बनर्जी। समीर ने धीरे से कहा, यस डॉक्टर समीर। समीर कुछ बोल ही नहीं पाया। फ़ोन कट गया। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बनर्जी समीर के कैबिन में थे। क्या हुआ समीर? डॉक्टर बनर्जी ने समीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि बनर्जी ने अपना हाथ समीर के कंधे पर रखा और समीर के सब्र का बांध टूट गया और वो रो पड़ा। डॉक्टर बनर्जी हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर थे। उम्र में समीर के पिता के समान थे, पर समीर के एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे एक दूसरे से अपनी सारी बात शेयर करते थे। उन्होंने कभी समीर को उदास भी नहीं देखा था और आज फुट फुट कर रोते हुए देखा तो वह बहुत चिंता हुई। डॉक्टर बनर्जी अब उसके गले में लगकर सांत्वना देते हुए समीर से कहा कि बताओ मुझे क्या हुआ है। समीर ने पास में रखा पानी के गिलास से 2-3 घूंट पानी पिया और खुद को नॉर्मल करते नामक कोशिश करते हुए बोला, रिया की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मैं ये केस है हैंडल नहीं कर पाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आप रिया का ऑपरेशन करें। मैं उसे इस हालत में नहीं देख पाऊँगा। प्लीज़ डॉक्टर बनर्जी प्लीज़, कहते हुए नीचे बैठ गया। उसका गला रूंध गया था, आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। डॉक्टर बनर्जी ने उसे उठाकर कुर्सी पर बिठाया और पास में ही रिया की रिपोर्ट को पढ़कर बोले, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। फिर डॉक्टर बनर्जी रिया के वार्ड में जा पहुँचे। डॉक्टर बनर्जी बोले, रिया की हालत सच में क्रिटिकल है। उसकी बॉडी में कई जगह कांच घुसे हुए हैं, बहुत खून भी बह रहा था। हमें पहले ही खून का इंतजाम कर लेना चाहिए। समीर ने कहा, मेरा और रिया का ब्लड ग्रुप सेम है। डॉक्टर बनर्जी, ठीक है, तैयार रहना, जरूरत पड़ सकती है, मैं चलता हूँ। फिर रुक कर बोले कि ये सब कैसे समीर? मुझे नहीं पता, मैं उसे हॉस्पिटल में ही देखा था। फिर बनर्जी जाने लगे। दोस्तों, इसके बाद डॉक्टर बनर्जी, वो ठीक तो हो जाएगी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। समीर का दर्द उसकी आंखों से झलक रहा था। समीर, तुम खुद इतने बड़े डॉक्टर होकर ये पूछ रहे हो? तुम तो ये सब रोज देखते हो, फिर भी? डॉक्टर बनर्जी ने आश्चर्य जाहिर की। क्या करूं, आज मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक सामान्य इंसान हूँ जो किसी अपने को ऐसी हालत में देखकर जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किया था, सिर्फ उसे चाह था, सिर्फ उसकी खुशियाँ ही मांगी थी, फिर मैं उसे ऐसी हालत में कैसे देखूं? कैसे? वह टूट गया था। उसे उम्मीद खोती नजर आ रही थी। देखो समीर, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, पर तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। उसका यहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं है। जब तुम कमज़ोर पड़ जाओगे तो उसे हिम्मत कैसे मिलेगी? तुम्हें देखकर उसे हिम्मत मिलेगी, नहीं तो वो भी टूट जाएगी। ऐसे बनर्जी ने बोला, तुम उससे बहुत प्यार करते हो ना, उसकी खुशी देखना चाहते हैं, तो तुम्हें किस्मत जो हिम्मत है वो करनी होगी, ओके? इसके बाद डॉक्टर बनर्जी ऑपरेशन रूम की तरफ चले गए और समीर वहीं बैठा रिया के बारे में सोचता रहा। 6 साल पहले रिया की शादी के एक दिन पहले उसकी आखिरी मुलाकात रिया से। बचपन से दोनों एक दूसरे को जानते थे, हर लम्बे साक्षी थे कि वो एक दूसरे की जिंदगी
इंटर तक की पढ़ाई दोनों ने साथ में की थी। समीर रिया से 3 साल बड़ा था, पर रिया हमेशा उसे चिढ़ाने के लिए बुद्धू राम ही कहती थी। रिया के काले घने लंबे बाल जब खुले होते तो समीर पीछे से किसी चीज़ से बांध दिया करता और भाग जाता। फिर जब रिया छुड़ाते छुड़ाते थक जा करती रोने लगती, तब समीर आकर उसे बाल छुटाता और बोलता, इतने बड़े बालों क्यों रखती है? तो मैं ऐसे ही तुम्हें परेशान करूंगा और तुम मुझे बुद्धू राम मत बोला करो, समझी? ऐसे ही हंसते खेलते कब दोनों बड़े हो गए पता ही नहीं चला। समीर ने आगे की पढ़ाई के लिए कुछ सोचा ही नहीं था, उसका कोई लक्ष्य नहीं था। फिर अपनी माँ के कहने पर मेडिकल की तैयारी करने के लिए वो शहर चले गया। उसकी माँ का तर्क था कि भगवान के बाद डॉक्टर के हाथ में वो ताकत है जो लोगों की जान बचा सकता है। लेकिन फिर वो डॉक्टर की पढ़ाई करना शुरू कर दी दोस्तों। और ये बात समीर के मन को छू गई और उसे डॉक्टर बनने के सोचा। इंट्रेंस एग्ज़ाम के पास हो जाने के कुछ दिन बाद एडमिशन शुरू हो गए थे, तो समीर ने सोचा घर चला जाऊं। काफ़ी दिन हो गए हैं, मम्मी पापा से भी नहीं मिला था और रिया से भी, तो कुछ दिन के लिए घर आया। घर शाम को पहुंचा, काफ़ी थक गया था तो सोचा रिया से कल मिल लूँगा। अगले दिन सुबह समीर अपने बिस्तर पर सो रहा था। उसके अपने कानों में कुछ गुस्सा हुआ मालूम हुआ। नींद में तो था, उंगली डालकर चेक किया तो करवट लेकर सो गए। थोड़ी देर बाद फिर उसे कान में गुस्सा मालूम हुआ, पर इस बार जब उसने कान में उंगली डाली तो हाथ ऊपर किया तो उस किसी के हाथ से टकराया। उसने हाथ पकड़ लिया और उठ फिर रिया की बच्ची कहते हुए दूसरा हाथ मारने के लिए उठाया, पर रिया की बंद आँखें, जो खूबसूरत चेहरे पर डर, घबराहट और डर से बिटे होठ, चेहरे पर बालों की लट। समीर ने पहली बार ऐसे इतने ध्यान से रिया को देखा और देखता ही रह गया। उसे अपने अंदर कितना कुछ महसूस हो रहा था, ये एहसास पहली बार था, शायद दोनों तरफ से था। जब समीर के उंगलियों की छुअन को रिया ने अपने चेहरे पर महसूस किया तो धीरे से आंखें खोली और समीर उसके बालों को उसके चेहरे से हटा रहा था। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि जब वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे, एक नए रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। रिया शर्माकर गई और वहाँ से भाग जाना चाहती थी। इसी कोशिश में उठी भरी, पर समीर ने उसे कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। दोनों एक दूसरे के ऊपर बिस्तर पर आ गिरी। फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में नए सपने, नए एहसास, नई भावनाओं से परिचय हो रहा था। जैसा कि दोस्तों, रिया के चेहरे पर आ रही बालों की लटाओं को वो दूर करने लगा। फिर क्या होता है, जब वे एक दूसरे का परिचय करवा रहे होते हैं, जैसे ही हटाने के लिए समीर ने अपनी उंगलियों को उसके चेहरे से लगाया, रिया ने समीर को जोर से धक्का दिया और उठकर भाग गई। उसका दुपट्टा समीर के पास रह गया। आज तक रिया की पहली और आखिरी निशानी के रूप में समीर के पास है। फिर अगले ही दिन समीर को अचानक कॉलेज जाना पड़ा हॉस्टल के लिए। उसके बाद जल्द ही कॉलेज शुरू हो गया तो वह वहाँ वापस आ ही नहीं पाया, क्यों उसके कॉलेज शुरू हो चुके थे। फिर अपनी कॉलेज लाइफ में बिजी हो गया। कुछ दिन बाद एग्ज़ाम सिर पर आ गए, तभी पता चला कि रिया की शादी तय हो गई है। उसका दिल मानो टूट गया, पर वह रिया को दुविधा में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने रिया से होने वाली कभी कभार की बातें को एकदम से बंद कर दिया। पर उसने एक बार भी मिलना चाहता था। कॉलेज से छुट्टी लेकर आया, उसके 10 मिनट बाद ही 200 फिर रिया की छोटी बहन मानसी आई और हाँफते हुए बोली, भैया आपको दीदी ने बुलाया है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ, समीर ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद रिया और समीर एक दूसरे के सामने थे। हमेशा एक दूसरे से लड़ने वाले जो अगर 2 पल भी साथ हो तो तू मैं शुरू हो जाती थी। आज 15 मिनट से सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे और दिल को बात करने की फुर्सत ही नहीं थी। मेरी याद नहीं आई तुम्हें? रिया ने अपने आंसुओं को पूछते हुए कहा, नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भूला ही नहीं। अपनी तकलीफ छुपाते हुए मुस्कुराकर समीर बोला। रिया समीर के गले से लगाना चाहती थी, पर कुछ नए बावी बंदों ने उसे रोक दिया। ये तुम्हारी शादी का तोहफा है, तुम हमेशा खुश रहो, कांपते हाथों से उसकी तरफ बढ़ाया। उसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। आज क्यों? शादी तो कल है न? रिया ने कहा। मैं कल नहीं आ पाऊँगा, वापस जा रहा हूँ, एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं न।
अपने दर्द का घूंट पीते हुए समीर बोला, मेरी शादी के लिए भी नहीं रुकोगे? रूंधे गले से रिया ने कहा, मैं रुक गया तो शायद तुम शादी न कर पाओ। समीर की आंखों से आंसू की एक बूंद टपक पड़ी। हाँ समीर, तुम मत आना, नहीं तो मैं सच में शादी नहीं कर पाऊंगी। कहते कहते रो पड़ी रिया और चली गई वहाँ से। समीर के समर का बांध बस टूट ही गया था। पूरी रात छत पर बैठकर रोता रहा। अगले दिन समीर हॉस्टल चला गया और रिया ससुराल चली गई। समीर डॉक्टर बनर्जी की आवाज़ से वह भविष्य में वापस आ गया। डॉक्टर बनर्जी बोले, ऑपरेशन सफल रहा। समीर ने तुरंत डॉक्टर बनर्जी को गले लगाया और उसका शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर बनर्जी बोले, अभी वह पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं है। काफ़ी खून बह जाने की वजह से वह काफ़ी कमज़ोर हो गई है। तुम्हारे खून की ज़रूरत है और ये 8 घंटे तुम्हारे मायने रखते हैं, क्योंकि हाथ पैर पीठ के अलावा बहुत सारे कांच के टुकड़े उसकी कनपट्टी के आसपास मिले हैं जो थोड़े से रिक्सी हो सकते हैं। खुद को संभालते हुए समीर रिया को खून देने के बाद बाहर पड़ी बेंच पर बैठ रिया के बारे में सोचने लगा। उसे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। डॉक्टर बनर्जी उसके लिए जूस लेकर आए और उसके पास बैठे हुए बोले, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसके घर वालों को खबर दो। समीर ने कहा, मेरे पास किसी का कॉन्टैक्ट नहीं है। रिया की शादी के बाद मैंने घर जाना बंद कर दिया। पापा ने कॉलेज के पास ही घर ले लिया, फिर हम कभी वापस गए ही नहीं। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर बनर्जी बोले, तो उसकी देखरेख की जिम्मेवारी कौन लेगा? उसे एक अच्छे केयर की सख्त ज़रूरत है। मैं हूँ ना, मैं उसे अपने फ्लैट पर ले जाऊंगा, मैं उसकी देखभाल करूंगा। समीर ने कहा, पर वह शादीशुदा है, ऐसे कैसे तुम अपने घर में रख सकते हो? मैं जानता हूँ, पर इस समय मैं किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता। और फिर यहाँ मेरे अलावा कौन है? उसका पति या फिर घर वाले? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मैं कैसे विश्वास करूं? किसी का कुछ पता भी नहीं है। वो लोग रिया को ऐसी हालत में कैसे देखेंगे? इसलिए जब तक ठीक न हो जाए मेरे साथ रहेगी, फिर वह जहाँ जाना चाहेगी मैं उसे छोड़ दूंगा। डॉक्टर बनर्जी ने सहमति जताई। शाम के 6 बज गए थे। डॉक्टर बनर्जी कुछ देर समीर के पास बैठने के बाद घर जाने के लिए खड़े हो गए। जरूरत पड़ने पर कॉल करने को कहा और बनर्जी चल पड़े। समीर जाकर रिया के पास बैठ गया और वह रिया के साथ हुए इस भयानक हादसे के बारे में सोच रहा था, पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। वह सोचते सोचते वहीं सो गया। सुबह 7 बज चुके थे। समीर उठा तो उसने देखा कि वह अपने कैबिन में है। फिर सामने से आते हुए डॉक्टर बनर्जी मुस्कुराकर बोले, मैं लेके आया हूँ तुम्हें। तुम गहरी नींद में तो जागना ठीक नहीं समझा। फिर तुम रिया के बेड के पास ही सो गए थे। होश आया उसे? समीर ने उत्तेजित होकर पूछा। डॉक्टर बनर्जी ने मैं सिर हिलाया। समीर भाग कर रिया के पास पहुंचा। अब भी वह बेहोशी थी। डॉक्टर बनर्जी के 8 घंटे बोला था, पर 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया था, पर रिया को कोई होश नहीं आया। समीर रिया के पास ही बैठा गया। वह एकटक निगाहें भावों से रिया को देखता ही रहा। आज अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रहा था। उसने रिया के हाथों को अपने कांपते हाथों से उठाकर अपने हाथ में रखा। थोड़ी देर बाद उसे रिया की हथेली में हरकत होती हुई महसूस हुई। जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो रिया को होश आ रहा था। समीर ने जल्दी से डॉक्टर बनर्जी को बुलाया। उन्होंने आकर दोबारा रिया का चेकअप किया। रिया की हालत में काफ़ी हद तक कंट्रोल था, पर रिया को बात करने और दिमाग पर जोर डालने से बिल्कुल मना किया था, क्योंकि कान के पास लगे टाँकों के खुलने का डर था और कमजोरी भी ज़्यादा थी। समीर रोज आकर घंटों तक उसके पास बैठता, बोलता कुछ नहीं, सिर्फ उसे देखता रहता, उसको दवाई देता, खाना खिलाता, सब अपने हाथों से करता। अगर रिया कुछ कहने की कोशिश करती तो उसे चुप रहने का इशारा करता। रिया को भी बिल्कुल नहीं बोलने देता और कहता, पहले ठीक हो जाओ फिर बात करना। फिर अपने रिया को कहानी कविताएं पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया, जिससे रिया को बोरियत महसूस न हो। 1 हफ्ते बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर अपने फ्लैट पर रिया को ले गया। यहाँ वह अकेला ही रहता था। माँ बाप अब भी उसके कॉलेज के पास वाले घर में रहते थे। समीर ने रिया को अपना एक छोटा सा फ्लैट दिखाया। रिया ने मुस्कुराकर हाथों के इशारे से बताया, बहुत सुंदर है। समीर ने कुछ दिन की छुट्टी ले ली थी रिया के लिए। अब रिया ने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया, पर समीर अब भी उसे ज़्यादा बात करने से मना करता था। समीर रिया का पूरा ध्यान रखता था। रिया की पसंद नापसंद का भी ध्यान रखता था, उसे हमेशा खुश रखता था। अब पूरा दिन समीर और रिया साथ साथ बिताते थे। साथ में खाना खाना, समीर का
किताबें पढ़कर सुनाना, मूवी देखना, बातें करना, जिसे रिया का रोल सिर्फ सुनने व देखने वाला होता था। बरसों के बाद इतनी खुशी रिया को मिली थी और समीर भी, इसलिए उसकी सेहत में दोगुनी गति से सुधार हो रहा था। गाँव भी तेजी से बढ़ रहे थे। इस तरह 20 दिन भीतर सब कुछ जो रिया के घाव भर चुके थे और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो सिर में लगी चोट नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अब वह आराम से बोल सकती थी, सारे काम कर सकती थी। वह सबसे ज़्यादा खुश तो इस बात की थी कि वह समीर से दोबारा मिल पाई। एक दिन दोनों बैठे तो रिया ने कहा, तुम्हें शादी क्यों नहीं की? इसका कोई जवाब समीर के पास नहीं था, पर वह कुछ तो बोलना ही था। कह दिया कि कोई ऐसा मिला ही नहीं जो मुझे पसंद आए। रिया हल्का सा मुंह टेढ़ा कर मुस्कुरा गई। मुझे लगता है तुम्हारे घर अब खबर कर देनी चाहिए, सब बहुत परेशान होंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे तुम्हारे घर का नया पता ही मालूम था, न ही तुम्हारे नंबर का। तो मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता था, इसलिए कभी पूछा ही नहीं। तुम चाहो तो अपने घर से बात कर सकती हो। समीर ने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो साथ क्यों नहीं है? क्या उसे धोखा दिया है तुम्हें? समीर के सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। रिया बेड से उतरकर खिड़की के पास जा खड़ी और सपाट शब्दों में कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। समीर रिया की बात सुनकर एकदम शांत हो गए। वह रिया का चेहरा देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे, पर चेहरा भावहीन था, क्योंकि जो उसे रिया के लिए डर सा लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रिया ने सिर्फ एकदम ऐसे शब्दों में कहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। रिया का कहना शुरू किया कि शादी के 1 हफ्ते बाद हनीमून के लिए टिकट्स बुक थे। घर वालों ने कुल देवी के मंदिर जाकर आशीर्वाद लेने को कहा। अगले दिन हम कार से निकल गए। कुल देवी के मंदिर के वापस आते समय हमारी कार का भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिससे मैं तो बच गई, पर अजय न बच सका। इसके बाद मेरे ससुर वालों ने मुझे यह कहकर मेरे घर वापस भेज दिया कि मैं मनहूस हूँ। तो दोस्तों, जो मनहूस, तो मैं उसके बेटे को खा गई हूँ। वो लोग मुझसे अपने घर में नहीं रखना चाहते। मैं घर तो आ गई, पर यहाँ भी लोगों का रवैया बदल गया था। बुआ जी के कहने पर मुझे विधवा आश्रम में छोड़ दिया। मैं बहुत चीखी चिल्लाई गिड़गिड़ाई, अपने ही घर में रहने के एक कोने की भीख मांगती रही, पर मेरी किसी ने न सुनी और न ही मेरी हालत पर किसी को तरस आया। मुझे ज़्यादा अपनी इज्जत और मानसी की शादी की चिंता थी। उनका कहना था कि अगर मैं घर में रही तो मानसी की शादी में अड़चन आएगी। मैं अब तक विधवा आश्रम में ही रह रही थी, अपनी ज़िंदगी के बचे दिन काट रही थी। हर रात की खामोशी और तन्हाई से मेरी ज़िंदगी की जंग छिड़ती है। वहाँ पर बहुत सारी पाबंदियाँ, जिससे मेरा दम घुटता है। रीति रिवाज के नाम पर वहाँ के लोग में न जाने कौन कौन सी मानसिक और शारीरिक कष्ट देते हैं। ऐसे रीति रिवाज के नाम पर मेरे बालों को कटवा दिया। मैंने बहुत बार कहा कि मेरे बालों को मत काटो, रोई भी। जब तक माँ बाप ने नहीं सुनी तो वो सब क्यों सुनेंगे? वे सब बेगाने हैं, वो क्यों सुनेंगे? भगवान तो लगता है भूल ही गए हैं, क्योंकि उन्हें मुझे भी बनाया है। मैं भी इस सृष्टि का एक हिस्सा हूँ। मुझे खुशियों के साथ जीने का हक है, लेकिन वे ऐसा नहीं सोचते। मैं तो हंसना ही भूल गई थी। रोने पर आंखों में आंसू भी नहीं निकलते थे। आंसू भी सूख गए थे, साथ छोड़ चुके थे। हर तरफ मुझे अंधेरा ही नजर आता था, घना अंधेरा। हर रात मेरे मन में आत्महत्या के ख्याल आते, पर एक नई सुबह की उम्मीद लिए मैं वह रात भी काट लेती। वहाँ भी मुझे कोई बात नहीं करना था। शादी के 1 हफ्ते के अंदर पति का मर जाना, इससे वो लोग मुझे मनहूस मानते थे और बस मुझे 2 वक्त का खाना रहने का स्थान था। दिन तो काट जाते थे, हर रात मेरे लिए अमावस्या की तरह होती थी। मैं अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुकी थी हर तरह से। इसमें जीने की कोई इच्छा बची ही नहीं थी, क्योंकि जीने की कोई वजह नहीं थी। घर से कभी कोई मुझसे मिलने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया। मेरा तो अपना भी कहने के लिए कोई नहीं था। शायद किसी से कह पाते कि दुख कम हो जाता, पर कोई दुख भी बांटने नहीं आया था। दिल करता था कोई आए, गले लगा कर कहे, रिया सब ठीक हो जाएगा, पर कोई नहीं था मेरे पास। बहुत जोर से चीखने मन करता था। दिल करता था कि अपने शरीर पर इतने घाव करूं कि खुद गिन न पाऊं। अंदर ही अंदर मैं
मर चुकी थी, शायद जिंदा लाश बन गई थी। पता नहीं किस गुनाह के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे थे भगवान जी। ये सजा से तो अच्छी मौत लग रही थी मुझे। मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी थी, पर शायद मुझसे बाकी थी जो मैं मर नहीं। हॉस्पिटल पहुंचने वाली रात को मैं आत्महत्या के इरादे से वहाँ से भाग गई थी, पर भी ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। 3-4 गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। उन्हें से भागते भागते मैं सामने की गाड़ी को देखते नहीं उनसे टकरा गई। गुंडे को देख कर 3-4 गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे। उन्हीं से भागते भागते मैं सामने आ रही गाड़ी को देख नहीं पाई और गाड़ी से टकराव के समय मैं पीछे ही गिर गई। गुंडों को देख रही थी, अचानक से सामने तेज आवाज़ रोशनी, मुझे कुछ न समझ आया। मैं बहुत तेज दौड़ रही थी, खुद को संभाल नहीं पाई और उन गाड़ी में मैं भी टकरा गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। जब थोड़ा होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। तब भी अफसोस ही हुआ कि मौत ने मुझे मनहूस को ही नहीं अपनाया और माँ बाप ने भी। तो दुनिया ने ठुकरा कर ज़्यादा सितम नहीं किया मुझ पर। रिया इतना कहकर चुप हो गई। समीर का शरीर सुन्न हो गया था, आत्मा तड़प उठी थी, जिससे शरीर पर लगे घाव को देखकर दर्जनों ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले डॉक्टर समीर के हाथ कांप उठे थे। उसकी पूरी आत्मा हर जो अंगों में जो जख्मों से छलनी थे। दोस्तों, समीर बेड से उठा, उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली थी। उसे दौड़कर रिया को गले से लगा लिया। रिया को अपनी भाव में इतना सुकून का एहसास हुआ जितना एक अनजन्मे बच्चों को माँ की कोख में होता है। ये सुकून बहुत दिनों बाद मिला था। काफ़ी देर तक समीर उसे गले लगाता रहा। फिर उसे महसूस हुआ कि रिया की गिरफ्त ढीली पड़ चुकी है। उसे अपने से दूर कर रिया को देखना चाहता तो वह अपने भाव में झूल गई थी। समीर ने उसे गालों को थपथपाते हुए कहा, रिया रिया रिया। रिया बेहोश हो चुकी थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर बनर्जी ने रिया का चेकअप किया और कहा, कमजोरी स्ट्रेस लेने की वजह से ऐसा हुआ है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाएगा। उसे तुम घर ले जा सकते हो। 3 दिन बाद रिया छत पर अकेली बैठी नीले आसमान को देखती रही। दोस्तों, फिर क्या होता है जब रिया ऊपर छत पे बैठी होती है, समीर उसके पास आकर बैठते हुए बोला, अब तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, रिया ने बिना देखे जवाब दिया। थोड़ी चुप रहने के बाद समीर रिया से दूर जाकर बैठते हुए बोला, रिया, तुमने उस दिन पूछा था मैंने शादी क्यों नहीं की, तो मैं आज बताता हूँ। रिया आश्चर्य से समीर को देखने लगी। समीर ने कहा, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था और मैं सिर्फ तुम्ही से शादी करना चाहता था। मैं किसी और को धोखा नहीं देना चाहता था। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। तो दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि वो किसी और को नहीं दे पाता। ये उसके साथ अन्याय होता अगर ये प्यार किसी और को देता। इसलिए मैंने शादी न करने का फैसला लिया। मम्मी पापा ने ज़्यादा दबाव डाला तो यहाँ आकर रहने लगा। अकेले रहकर जॉब करने लगा। तुमसे आखिरी मुलाकात के बाद मैं चैन से नहीं सो पाया हूँ। कॉलेज के समय जब नींद नहीं आती तो पढ़ने लगता था, पर दिमाग और जो दुनिया है वो अब अलग थी। जॉब मिलने के बाद मैं रात भर जाग कर काम करता था, जिससे मैं तुम्हें याद न करूं, भूल जाऊं, पर मैं कभी तुम्हें दिल से निकाल ही नहीं पाया, कभी भूल ही नहीं पाया। मेरे दिल और मेरे घर में सिर्फ एक ही जगह खाली थी और तुम्हें बस गई थी। फिर किसी और के लिए न तो दिल में जगह बची और न घर में। तो क्या अपनी जगह में फिर से वापस रहना चाहोगी? मेरी उजड़ी दुनिया में क्या फिर से शामिल होगी? रिया की आंखों से आंसू और खुशियां ने दस्तक दे दी थी। वह दौड़कर समीर के सीने में जा लगे। दोनों एक दूसरे की भावों में आज उम्र भर तक का सुकून महसूस कर रहे थे। उन दोनों को यूं देखकर लग रहा था जैसे वो सदियों के बिछड़े हैं जो इस जन्म में आकर मिल गए हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।